नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, जो हमारी ये सीरीज चल रही है निरंतर चली आ रही है और ये चल रही है हमारी, जिसका नाम क्या हमने सवालों की बौछार ज्ञान की बार। हमारी ये सीरीज निरंतर रूप से चल रही है और आप भी निरंतर रूप से इस क्लास में बने हुए, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और हम आप लोगों को, मैं पुनः आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज की क्लास ही है, ये जो यूपी कैडेट और सीयूईटी के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोगों के ये स्टेट में होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम, जैसे हम बात करें यूपी एजीटीए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सभी के दृष्टि से भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा क्या रहने वाली है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे अभी क्लास में मौजूद हैं वो क्या करो, क्लास को लाइक करो। इसके अलावा आप लोग क्या करो, इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करो, ताकि आपकी जो सहपाठी है, आपके जो मित्रगण है, वह भी इस क्लास में जुड़ जाए और क्या ले पाए, इस क्लास का पूर्ण रूप से आनंद ले पाए, पूर्ण रूप से लाभ ले पाए। ठीक है बच्चों, आज की हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पहले सवाल की ओर। और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करो, इस चैनल को यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के नाम से हमारे इस चैनल को आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है वो हमारे सामने आ चुका है कि शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग में बीज दर, ड्राई फार्मिंग में क्या है, बीज दर, बीज दर हम लोग कितनी रखते हैं, ड्राई फार्मिंग में हम लोग बीज दर कितनी रखते हैं। ये हमारे लिए सवाल है कि ड्राई फार्मिंग में बीज दर सामान्य से रखते हैं, सामान्य से हम लोग बीज दर कितनी अधिक रखते हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोगों को बताना है इन ड्राई फार्मिंग द सीड रेट इज केप्ट हाउ मच मोर देन इरिगेटेड एरिया, यानी कि नॉर्मल तरीके से, यानी कि जो हमारी नॉर्मल बीज दर रहती है उससे हम लोग शुष्क खेती में हम लोग कितनी बीज दर ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बीज दर हम लोग ज्यादा प्रयोग में करते हैं, ये आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे आप लोगों को बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही ये प्यारा सवाल है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकते हो, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर इसका मुझे आप लोग दे सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ आप लोग जल्दी जल्दी, अच्छा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। अच्छा हम लोग देखते हैं, तो देखो यदि हम सीयूईटी के नजरिए से भी देखें, सीयूईटी के नजरिए से देखें तो हम लोगों को जो हम लोग बीज दर प्रयोग करते हैं वो 20 से 25% अधिक बीज दर प्रयोग करते हैं। कितनी, 20 से 25% अधिक बीज दर का प्रयोग करते हैं, अधिक बीज दर का प्रयोग करते हैं। कितनी, 20 से 25% बीज दर का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। सीयूईटी के नजरिए से बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप आज के बाद आप लोग भी क्या करोगे, इसे इंपॉर्टेंट रूप से नोटिस कर लोगे कि 20 से 25% तक बीज दर हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। किसमें, शुष्क खेती में। जो हमारी शुष्क खेती करते हैं हम लोग जहाँ पे, वहां पे हम लोग 20 से 25% बीज दर अधिक प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो आंसर इसका होगा, वैसे हमारा इसका आंसर होगा 20% मोर, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई आंसर है नहीं, तो सी इसका ऑप्शन है, बिल्कुल हमारे लिए क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, शुष्क कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, शुष्क कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्या नमी का संरक्षण करना, या संतुलित खाद एवं उर्वरक देना, या फिर उचित शस्य क्रियाएं करना, या फिर फसल का चुनाव। क्या इसका जो सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इन ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, ड्राई फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो क्या रहने वाला है, ये जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, इस सवाल का आप लोग क्या करोगे, जवाब दोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ेंगे आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये हमारी जो क्लास है ये यूपी कैटेट और सीयूईटी के नजरिए से बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी एजीटीए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन ड्राई फार्मिंग, यानी कि ड्राई फार्मिंग का जो सबसे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ड्राई फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्राई फार्मिंग में हमारा मुख्य सिद्धांत क्या रहता है, मुख्य सिद्धांत हमारा क्या रहता है, ये भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ड्राई फार्मिंग का जो मुख्य सिद्धांत रहता है वो क्या रहता है, तो उसका मेन जो सिद्धांत रहता है, देखो ड्राई फार्मिंग में किस चीज की कमी होती है, पानी की कमी, पानी की कमी अर्थात क्या है, नमी की कमी रहती है। तो इसका जो मुख्य सिद्धांत वो क्या रहता है, नमी का संरक्षण, क्या रहता है, नमी का संरक्षण। कि कुछ और हो या नहीं हो, क्या रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए।
तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, वहां पे फसल उगा पाएंगे। तो नमी का संरक्षण इसका जो मुख्य है, वो मुख्य कार्य है या फिर मुख्य सिद्धांत है, क्या है, नमी का संरक्षण, मॉइस्चर कंजर्वेशन। मॉइस्चर क्या है, कंजर्वेशन, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हमारा रहने वाला है। ठीक है बच्चों, यहां से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती कहलाती है। 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि आप लोगों के लिए क्या कहलाती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करोगे, जवाब दोगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के सामने क्या सवाल पूछा है कि 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है आप लोगों के लिए। क्या शुष्क भूमि कृषि कहलाती है, या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है, या फिर शुष्क कृषि कहलाती है जिसको हम ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, या फिर बारानी कृषि बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग। इसके अलावा उपयुक्त सभी क्या बोलेंगे उसे हम, फार्मिंग डन इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm, 750 यानी कि 750 mm से कम बारिश होती हो इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग एंड ऑल ऑफ द अबव, उसे हम क्या कहेंगे। देखो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर हम लोग किसको, हम लोग खेती को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग खेती को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो बच्चों हम लोग उसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, तो हम उसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो तीनों भाग आप लोगों के लिए क्या क्या रहने वाला है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, देखो एक तो आता है आप लोगों के, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक आता है आप लोगों का शुष्क कृषि, शुष्क कृषि। इसके अलावा जो दूसरा आप लोगों के लिए आएगा वो क्या आएगा आप लोगों के लिए, शुष्क भूमि कृषि। क्या आएगा, शुष्क भूमि कृषि। और जो तीसरा आप लोगों के लिए आने वाला है वो क्या है, आने वाला है आप लोगों के लिए बारानी कृषि, बारानी कृषि बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, शुष्क कृषि में, शुष्क कृषि में हम लोग बात करें तो देखो, शुष्क कृषि में जब हम बात करते हैं, या इसको हम टेबल में ही बना देते हैं, बिल्कुल सुंदर तरीके से हम लोग इसको टेबल में भी अंकित कर सकते हैं, टेबल में इसके छाप सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे, हम इसको अच्छे से टेबल में इसको अंकित कर देते हैं। आप लोगों के लिए टेबल यहाँ पे बिल्कुल, इसको बहुत ही सुनहरे अक्षरों में से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का वैसे आंसर आ चुका है, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने इसका आंसर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो खुशी होने वाली है, मुझे तो खुशी होने वाली है। ठीक है ना, मुझे तो खुशी इसलिए भी होगी क्योंकि आपने इसका आंसर दिया है कम से कम। बाकी क्या होता है, बच्चे आंसर भी ठीक से नहीं दे पाते। चलो बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो बात करते हैं हम यहाँ पे, अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अच्छा ये कहते किसको है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसी को ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि और बारानी कृषि, इन तीनों को हम लोग बिल्कुल टेबल के रूप में अंकित कर रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ क्या आएगा, शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि, अगला क्या आएगा, बारानी कृषि, बारानी कृषि। ठीक है, यदि हम इनको वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर बांटते हैं, हम इसको वर्षा के आधार पर बांटते हैं, तो देखो वर्षा के आधार पर हम इनको बांटते हैं वर्षा। तो वर्षा क्या होती है, शुष्क कृषि में क्या होती है, वर्षा होती है 750 mm से कम होती है, 750 mm से क्या होती है, कम होती है यहाँ पे। यदि हम शुष्क भूमि कृषि की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों की यहाँ पे बारिश कितनी होती है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या हर बार कुछ कहीं ना कहीं से सवाल भी आ जाता है। तो 750 mm से 1150 mm तक बारिश होती है, कहाँ पे, शुष्क भूमि कृषि में। और बारानी कृषि में 1150 mm से
अधिक वर्षा होती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती हो उसको हम क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि बोलेंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 750 mm से 1150 mm के मध्य होती हो उसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क भूमि कृषि। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 11 वार्षिक वर्षा क्या होती है 1150 mm से ज्यादा होती हो उसे हम क्या बोलेंगे, बारहनी कृषि, या फिर जिसे हम बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग भी बोलते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेनफेड फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि रेनफेड फार्मिंग क्या बोलेंगे, रेनफेड फार्मिंग। और यही आप लोगों के लिए ज्यादा शुद्ध शब्द भी होगा, कौन सा, आप लोगों की जो रेनफेड फार्मिंग है वो वर्ड ही आप लोगों के लिए ज्यादा यहाँ पे सुटेबल करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेनफेड फार्मिंग बोल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, हमने वार्षिक वर्षा की बात की। हमने किसकी बात की बच्चों, वार्षिक वर्षा की बात की। अब हम और किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो देखो हम लोग अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो देखिएगा, वार्षिक वर्षा की हमने बात की, अब हम और क्या बात कर सकते हैं इसमें, तो देखो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल अवधि, इनकी फसल अवधि की हम लोग यदि बात करें, फसल अवधि तो फसल अवधि कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन, यानी कि 75 डेज से अगर कम में अगर फसल हमारी यहाँ पे हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी रहती है, पानी की कमी रहती है। यहाँ पे किसकी कमी रहती है, नमी की कमी रहती है। और यहाँ पे बात करें तो 75 डेज से 120 दिन वाली जो फसल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे 120 दिन से भी हम लोग ज्यादा वाली फसल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट बात की है। ठीक है, यहाँ से अब हम बढ़ते हैं वापस अगले पॉइंट की ओर। हम लोग और क्या क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो हम नए पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे यदि हम अपर्दन की बात करें, मृदा अपर्दन की बात करें, तो शुष्क कृषि में मृदा अपर्दन किस प्रकार का होता है, ये भी आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मृदा अपर्दन यहाँ पे किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी हो रही है, पानी क्या है यहाँ पे कम है, पानी क्या है बच्चों यहाँ पे कम है। तो पानी कम है तो यहाँ पे पानी के द्वारा यानी कि जल अपर्दन तो होगा नहीं, तो किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, ये एक तरीके से शुष्क एरिया है। किस प्रकार का है, शुष्क एरिया। और शुष्क एरिया में हम जानते हैं किस प्रकार का अपर्दन होता है, तो वायु अपर्दन होता है। किसके द्वारा, वायु अपर्दन होता है। यदि हम शुष्क भूमि कृषि की बात करें तो यहाँ पे देखो बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, यानी कि ना ही तो ज्यादा सूखा है और ना ही क्या है ज्यादा पानी है। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वायु प्लस जल अपर्दन होता है, वायु प्लस जल अपर्दन दोनों ही प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है और शुष्क एरिया भी हमको यहाँ पे ठीक प्रकार से मिल जाता है। तो दोनों ही प्रकार का वायु प्लस जल अपर्दन मिल जाता है हमको यहाँ पे। जबकि रेनफेड फार्मिंग में यहाँ पे तो बारिश बहुत ज्यादा अच्छी खासी हो जाती है, तो यहाँ पे किस प्रकार का अपर्दन मिलता है हमको, जल अपर्दन हमको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये हमने यहाँ पे क्या की है, कुछ चीजों के बारे में हमने चर्चा की है, यहाँ पे क्या की है, चर्चा की है। तो बच्चों ये कुछ चीजें तो हमने यहाँ पे देखी, अब हमको और कुछ एक एक चीज और बात कर लेते हैं। तो देखो मृदा नमी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मृदा नमी की, मृदा नमी। तो यहाँ पे क्या रहती है, मृदा नमी शुष्क कृषि में मृदा नमी बहुत ही क्या रहती है, बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। जबकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि कम रहती है, यहाँ पे क्या रहती है, कम रहती है। और यहाँ पे ठीक ठाक यानी कि पर्याप्त रूप से यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बहुत कम। इसीलिए शुष्क कृषि का जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हमारे लिए क्या रहने वाला है, वो हमारे लिए रहने वाला है बच्चों, वो रहता है हमारे नमी का संरक्षण। क्या रहता है, मॉइस्चर का कंजर्वेशन, यानी कि क्या है, हमारे नमी का संरक्षण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने इतनी ज्यादा बात कर ली है, अच्छी बात है। चलो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल का हम लोग आंसर दे देते हैं कि 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, 750 mm से कम वाले में हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। जबकि ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती में हमें पता है कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 750 mm से 1150 mm होती है। जबकि शुष्क कृषि का ऊपर दे ही रखा है। और बारानी कृषि जिसको हम बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो मोर देन 1150
mm, यानी कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है 1150 mm से ज्यादा होती है। ये हमने यहाँ तक बात की। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता भी सकते हो। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो आंसर आए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो आंसर आए हैं वो क्या है, वो भी आप लोगों के लिए यही आए कि 750 mm से जो आप लोगों का बी ऑप्शन है बिल्कुल आप लोगों का सही रहने वाला है। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर भी बिल्कुल बी है। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने आंसर भी दिया है। आप लोग वास्तव में पढ़ के आते हो और इसी प्रकार से ही आप लोग मोटिवेट होते रहते हैं। मैं खुद भी आप लोगों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ कि आप लोग क्या हो, आंसर बिल्कुल करेक्ट दे देते हो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें और बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि साइकोसेल है। साइकोसेल क्या है? साइकोसेल क्या है? क्या ये रंध्र बनाने वाला या फिर प्रकाश परावर्तन करने वाला या फिर वृद्धि को रोकने वाला या फिर परत का निर्माण करने वाला साइकोसेल होता है? ये क्या होता है? साइकोसेल क्या है बताओ पहले तो। सबसे पहले ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। क्या है ये? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये क्या है? एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये एंटी ट्रांसपेरेंट है किस प्रकार का? क्या ये रंध्रों को बंद करने वाला है या फिर प्रकाश को परावर्तित करने वाला है या फिर आप लोगों के क्या है वृद्धि को कम करने वाला या फिर परत का निर्माण करने वाला? ये आप लोगों के लिए किस प्रकार का है वो एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, किस प्रकार का है बच्चों? आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। ठीक है, साइकोसेल किस प्रकार का है आप लोगों के लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही लेवल का सवाल है एक तरीके से। हाँ, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे रहा हूं। उस ज्यादा दिए मेरे द्वारा दिए गए वक्त में आप लोग अपना आंसर आराम से पुट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जब बात करते हैं तो देखो, वैसे हम ये किस प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट है? एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, वायु जो आप लोगों के वाष्पोत्सर्जन के कारण जो मृदा नमी की जो हानि होती है, मृदा नमी क्या सॉरी आप लोगों के पौधे में से वाष्पोत्सर्जन के कारण जो आप लोगों के नमी की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन जब पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया होती है उसे कम करने के लिए हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं रंध्र बंद करने वाले, कुछ होते हैं प्रकाश परावर्तन करने वाले, कुछ होते हैं वृद्धि को कम करने वाले, कुछ होते हैं परत का निर्माण करने वाले। तो आप लोगों के लिए साइकोसेल आप लोगों की किस प्रकार का है? हाँ बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। देखो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रंध्र बंद करने वाले। तो ऐसे कौन कौन सा है जो रंध्रों को बंद कर देते हैं? तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो है 2,4-D। क्या है? 2,4-D। इसके अलावा एट्राजीन। इसके अलावा हम बात करें तो PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। ठीक है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। ठीक है, PMA। इसके अलावा एट्राजिन। इसके अलावा क्या है? 2,4-D। ये तीनों ही आप लोगों के किस प्रकार के हैं? रंध्रों को बंद करने वाले हैं। यदि हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें तो आप लोगों के लिए कौन से? परावर्तित करने वाले। परावर्तित यानी कि प्रकाश का परावर्तन करने वाले, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित करने वाले। तो ये आप लोगों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। यानी कि CO3 की बात करें, किसकी? CaCO3, जिसको हम बोलते हैं चूना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के चाइना क्ले, इसके अलावा केओलिन। ये तीनों ही आपके किस प्रकार के हैं? ये आपके हैं प्रकाश को परावर्तित करने वाले। यानी कि यदि हमको पौधे में हमने चाइना क्ले का छिड़काव किया तो चाइना क्ले क्या पत्तियों के ऊपर एक परत बना लेगी और क्या करेगी, जैसे ही प्रकाश आएगा उसको वापस वहीं से वापस भेज देगी। चलो बेटा वापस चले जाओ, वापस जाएगा तो क्या है फिर प्रकाश किस तक नहीं पहुंचा? पत्तियों तक नहीं पहुंचा और किसका नुकसान नहीं हुआ? तो हमारे किसका नुकसान नहीं होगा बच्चों? तो हमारे जल का नुकसान है वो नहीं होगा। वृद्धि को कम करने वाले। तो वृद्धि को कम करने वाले कौन से हैं? तो आप लोगों की जो साइकोसेल है, तो हमारा C ऑप्शन है बिल्कुल हमारे लिए। वैसे इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर? बिल्कुल सही रहेगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो आंसर आया है वो भी C ही आया है। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने आंसर इसका क्या दिया है? C दिया है। तो बच्चों
वास्तव में मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने इसका आंसर क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, परत का निर्माण करने वाले, तो परत का निर्माण कौन कौन से करते हैं, परत का निर्माण कौन कौन से करते हैं, तो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा हम लोग लिखा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मोबिलिफ, ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन सिलेट, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों आप लोगों के किस प्रकार के परत का निर्माण करने वाले। यदि हम यहाँ से और भी आप लोग लिखना चाहो तो भी मैं आप लोगों को लिखा सकता हूं। जैसे हम बात करें एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल भी आप लोगों के इसी प्रकार का है, एल्कोहल, ठीक है। आप लोगों के पेक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है। पेक्लोब्यूट्राजोल आपके और किसमें काम आता है, ये काम आता है आप लोगों के जो आम होता है, आम के अंदर जो एकांतर फलन होता है उस समस्या को दूर करने के लिए भी हम लोग पेक्लोब्यूट्राजोल को उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये आप लोगों के पौधे में वैसे किस प्रकार का काम करता है, हम लोग जो नॉर्मल शुष्क एरिया में हम लोग किस रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो परत का निर्माण करने वाले ये क्या, ऊपर एक परत बना देते हैं, ऊपर एक परत का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और क्या किसको नुकसान नहीं होने देते हैं, ये पानी को बाहर जाने नहीं देते, पानी को बाहर जाने नहीं देते। तो मोबिलिफ लिखा, सिलिकॉन सिलेट, एल्कोहल लिखा, पेक्लोब्यूट्राजोल लिखा मैंने यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग, ठीक है, हाँ, फोलिकॉल भी लिख सकते हो, वैसे ये लिख दिए वे भी बहुत ज्यादा है, फोलिकॉल भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों के किस प्रकार के परत का निर्माण करने वाले, ठीक है बच्चों। और आप लोगों के वृद्धि को कम करने वाले, कि सर आपने वृद्धि को कम करने वाले नहीं लिखा है, तो आपके जो साइकोसेल है वही क्या है, आप लोगों के वृद्धि को कम करता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे संस्थान में CUET और यूपी कैडेट के क्रैश कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। डेली नए कोर्स आप लोगों के क्या है, बैचेस भी रन हो रहे हैं। तो आप लोग भी देर न करें, जल्दी से जल्दी एनरोल करें। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए आप उन पर कॉन्टेक्ट करके क्या कर सकते हो, अपना एडमिशन यानी कि अपनी सीट यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। और किसके लिए सर की ये क्रैश कोर्स किन किन विद्यार्थियों के लिए है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी एग्रीकल्चर में है, या फिर वो है बायोलॉजी स्ट्रीम जिनके हैं, या फिर जिन जो मैथ्स वाले हैं, सभी के लिए यहाँ पे क्या है, क्रैश कोर्स की अवेलेबल है। यहाँ पे क्रैश कोर्स में आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो। यदि हम इसके बाद बात करें CUET का एग्जाम, आप लोग जो निरंतर पूरे वर्ष के साथ, या तो आप लोग 12th के साथ यदि CUET का एग्जाम क्रैक करके आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, CUET का एग्जाम दोगे और CUET की तैयारी हमारे साथ यदि मिलकर आप लोग तैयारी करते हो, तो वास्तव में आप लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आपका जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, CUET में। इसके अलावा हम बात करें BCEC, MPPAT और यूपी कैडेट की भी यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो साथ में, तो भी आप लोग यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका। यदि यूपी के छात्रों के लिए बात करूं मैं, तो यदि आप लोग CUET का कोर्स खरीदते हो, तो साथ के साथ में आप लोगों को किसका, यूपी कैडेट का पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को बिल्कुल साथ में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छी स्कीम चल रही है, अच्छी स्कीम हमने चला रखी है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाली है, फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहे दोनों ही मीडियम में, यानी कि हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट बैच आप लोगों को उपलब्ध यानी कि मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड, दोनों ही मोड में, यानी कि यदि आप लोग ऑफलाइन में आके कोचिंग करना चाहते हो तो भी आपका वेलकम है। इसके अलावा यदि आप लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हो, यानी कि आप लोग ऑनलाइन मोड में आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप लोग आराम से कर सकते हो। हमारे संस्थान के साथ मिलकर आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल चार चांद लगा सकते हो, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा अच्छी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहां से अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि मिश्रित फसलें या फिर शस्य किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, किन क्षेत्रों में हम लोग अपनाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में, या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या फिर सिंचाई वाले क्षेत्रों में, या फिर जलमग्न वाले क्षेत्रों में। इन विच एरिया मिक्स्ड क्रॉप्स अडोप्टेड, किन एरिया में हम लोग मिक्स्ड क्रॉप को हम लोग अडोप्ट करते हैं। इन ड्राई एरिया, इन हाई रेनफॉल एरिया, इसके अलावा इन इरिगेटेड एरिया, इन वाटर लॉग, यानी कि आप लोगों की जो वाटर लॉगिंग होता है उन वाले क्षेत्रों में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के हमने बात की किन क्षेत्रों में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। और इस प्रकार के सवाल आप लोगों को वर्तमान में CUET और आप लोगों के जो यूपी कैडेट है बहुत ही ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड आप लोगों के सवाल है, कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, इनके पीछे यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, क्विक फास्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर भी आना शुरू हो चुके हैं। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में लाइव रहते हैं, क्लास में लाइव बने रहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बताता हूँ कि जितने स्टूडेंट आप लोग क्लास में लाइव नजर आ रहे हो
उतने क्या है लाइक क्लास में नजर नहीं आ रहे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्या करें बच्चों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेगी, लेकिन पहले आप लोग क्या करो, क्लास को लाइक करो। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सवाल है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो जवाब आया है वो क्या आया है, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसकी भी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो जवाब आया है वो आया है, हम लोग प्रयोग करते हैं शुष्क क्षेत्रों में। तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, शुष्क क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉप का हम लोग मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखो बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास एरिया कम रहता है। क्या रहता है, एरिया तो मतलब पर्याप्त रहता है, लेकिन क्या पानी की सबसे ज्यादा मुख्य समस्या पाई जाती है। पानी की समस्या है तो हमारे पास क्या नहीं होगा, मृदा नमी की मुख्यतः समस्या होगी। मृदा नमी नहीं होगी तो हमारे अंकुरण में भी समस्या आएगी। और विभिन्न प्रकार के, जैसे हम पूरे वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाएंगे, कब, जब बारिश होती है उस टाइम पे। एक ही फसल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कारण है उसके पीछे की बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही तो हमारे पास क्या है, शुष्क क्षेत्र बोलते हैं, या फिर शुष्क क्षेत्र क्या बोल रहे हैं हम लोग, शुष्क क्षेत्र बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इसीलिए हम इनको शुष्क क्षेत्र बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मिश्रित फसल हम लोग लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सीजन में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसलें लेने की कोशिश करते हैं, और उन ज्यादा से ज्यादा फसलों को हम लोग क्या करते थे, मिक्स करके बोते हैं। उसको हम बोलते हैं शुष्क, या फिर शुष्क क्षेत्रों में जो हम मिश्रित फसलें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित फसलें हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उनको क्या करते हैं, मिक्स करके बो देते हैं, इसलिए हम उनको किस नाम से जानते हैं, मिश्रित फसलों के नाम से। और हम लोग ये क्रिया कहाँ करते हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की क्या रहती है, कमी रहती है। आगे यहाँ से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि मिश्रित शस्य फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र होते हैं, कौन से होते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है, जहाँ वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ दोमट मृदा पाई जाती है, जहाँ वार्षिक वर्षा अधिक होती है। तो किन क्षेत्रों में हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम लोग यूज करना पसंद करते हैं, कहाँ पे हम लोग यूज करना पसंद करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट पिछले वाले सवाल से रिलेटेड करता हुआ ये भी है। क्यों, क्योंकि देखो हम बात करते हैं तो देखो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है, बात करते हैं सोचते हैं, जहाँ वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे वन क्षेत्र पाए जाते हैं तो वहां पे वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। जहाँ पे वन क्षेत्र है वहां पे तो बारिश वैसे भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो हम उन क्षेत्रों में हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों करेंगे, सेपरेट सेपरेट अलग अलग वो उत्पादन वैसे ही ज्यादा मिलेगा, कंपटीशन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जहाँ दोमट मृदा पाई जाती है, तो देखो एक्चुअल में दोमट मृदा जहाँ पाई जाएगी वहां पे सूखा नहीं होगा। ठीक है ना, सूखा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वैसे ही दोमट मृदा है। मृदा को भी, मृदा नमी को भी वो ज्यादा देर तक संरक्षित कर सकती है, तो वो शुष्क क्षेत्र कैसे हुआ, और वहां पे ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है। इसीलिए अगली हम बात करें, जहां वार्षिक वर्षा अधिक होती है, जहां वार्षिक वर्षा अधिक होती है वहां पे तो पहली बात तो वहां पे पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग इसलिए करते हैं, मिश्रित फसलें हम लोग इसलिए बोते हैं, क्योंकि वहां पे किसकी कमी रहती है, पानी की। और जहां पे ये क्या बोल रहे हैं, जहां पे वार्षिक वर्षा अधिक रहती है वहां पे किस प्रकार की पानी की कमी, ये आंसर नहीं होगा। और दोमट मृदा किससे बनती है, तो आप लोगों के नदियों के कारण बनती है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और जहां वन क्षेत्र पाए जाते हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा, जहां वार्षिक वर्षा कम होती है, वहां वे क्षेत्र कौन से होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं। द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग इज कौन सा है, वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल यानी कि कम होती है, वो वहां पे सबसे ज्यादा क्या सुटेबल रहता है, वहां पे मिश्रित शस्य क्रम सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। मिश्रित शस्य या फिर मिश्रित फसल वहां पे सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता रहा हूँ कि हमारे संस्थान में CUET और यूपी कैडेट के कोर्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। आप लोग भी अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए यहाँ पे एडमिशन आप लोग ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, देखो CUET का यदि आप लोग कोर्स खरीदते हो तो आप लोग यूपी कैडेट का आप लोगों को कोर्स बिल्कुल आप लोगों को पूरा पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को साथ में फ्री में हमारे संस्थान की ओर से एक तरीके से गिफ्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लाइव कोर्स में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि CUET का जो क्रैश कोर्स है वो आप लोगों का पूर्ण रूप से क्या होगा, लाइव होगा। तो लाइव की बात करें तो उसमें आप लोगों को ऑफलाइन क्लासरूम लाइव बैच, यानी कि ऑफलाइन क्लासरूम लाइव बैच का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ऑफलाइन में जो बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में जो बैचेस चल रहे हैं उससे क्या होता है, ऑफलाइन में जो बैचेस चल रहा है वहीं से ही आप लोगों को लाइव क्लास प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो कोर्स कंप्लीटेड बाय 12th प्लस एक्सपर्ट फैकल्टी, यानी कि हमारे पास 12 से भी ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाती है। यदि हम आप आगे बात करें तो यदि हम आप लोग किसी भी प्रकार से लाइव क्लास को आप लोग अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग आराम से देख सकते हो, चाहे जितनी बार आप लोगों की मर्जी है उतनी बार आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, 4K पैनल PDF विल बी अवेलेबल, यानी कि आप लोगों को जो जो ये पैनल पे हम लोग राइट करते हैं लिखते हैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाता है ऑनलाइन माध्यम में, यानी कि ऐप पे आप लोगों को पैनल PDF भी मिल जाता है। आगे बात करें तो
प्रैक्टिस पेपर यानी कि डीपीपी शीट भी आप लोगों को क्लास के बाद उपलब्ध हो जाती है। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज शीट विल बी अवेलेबल, यानी कि जैसे ही आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद आप लोगों को क्या मिल जाता है, एक्सरसाइज शीट भी मिल जाती है। यदि मैं इसमें आगे बात करें तो देखो डेली एक्सरसाइज शीट, यानी कि आपको जैसे ही टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है आप लोगों को एक्सरसाइज शीट भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो डाउट क्लास एंड पेपर एंड प्रॉब्लम काउंटर विल भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, यानी कि यदि आप लोगों के क्लास में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोगों की डाउट क्लास भी है वो निरंतर यहाँ पे लगती रहती है। आगे बात करें तो वीकली माइनर टेस्ट, यानी कि आपको हर हफ्ते अपना जो आप लोगों ने जो तैयारी की है उसका मुआयना करने के लिए आप लोगों को एक मौका मिलता है, किस माध्यम से आप लोगों का वीकली माइनर टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा मंथली आप लोगों के मेजर टेस्ट होता है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस का आप लोगों के क्या हो जाता है, एक मेजर टेस्ट हो जाता है। आगे बात करें यहाँ पे आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी चलती है। इसके अलावा रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी आप लोगों के होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को परचेज कर सकते हो। CUET का यदि आप लोगों को कोर्स खरीद रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को पूरा का पूरा यूपी कैडेट का कोर्स बिल्कुल ही साथ में फ्री में मिल रहा है। और ये कि जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि दोनों कोर्स आप लोगों को सेम प्राइस में मिल जाते हैं, यानी कि एक कोर्स की प्राइस में दोनों कोर्स आप लोगों को साथ में मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, गेहूं के साथ जौ बोना। गेहूं के साथ यदि हम लोग जौ बोते हैं तो वो किसका उदाहरण है, गेहूं के साथ हम लोग यदि जौ को बोते हैं तो वो किस प्रकार का उदाहरण होगा हमारे लिए। ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जल्दी से जल्दी बता सकते हो, जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो। तो यदि हम लोग बात करें तो गेहूं के साथ क्या बोना, जौ बोना। गेहूं के साथ हमने क्या बोया, जौ बोना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, देखो देखिए जल्दी से जल्दी, क्विक फास्ट बच्चों। गेहूं के साथ क्या बोया हमने, जौ बोया। किस प्रकार का उदाहरण है, क्या ये गार्ड क्रॉप का उदाहरण है, ठीक है, क्या ये गार्ड क्रॉप का उदाहरण है, क्या ये रक्षक फसल का उदाहरण है, क्या ये वृद्धिकारक फसल का उदाहरण है, या फिर सहचर कैंपेनियन क्रॉप्स का उदाहरण है, या फिर मिश्रित शस्य का उदाहरण है। यानी कि गेहूं के साथ यदि हमने जौ बोया, गेहूं के साथ में यदि हमने जौ बोया, तो देखो बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो रक्षक फसल यानी कि गार्ड क्रॉप्स में एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक फसल है वो मुख्य फसल की, यानी कि जो बाहर के में हम लोग जो फसल लगाते हैं वो क्या करती है, हमारी जो मेन क्रॉप है, हमारी जो मुख्य फसल है उसका क्या करती है, वो उसकी सुरक्षा करती है। कौन सी, जो हमारे रक्षक फसल है वो उसकी रक्षा करती है। ठीक है, वृद्धिकारक फसल में कौन सी होती है, जो एक फसल हम लोग लगाते हैं उसके अंदर यदि हम लोग दूसरी फसल लगाते हैं तो वो क्या करती है, उसकी वृद्धि को बढ़ा देती है, उसकी जो उपज है कुल उपज को बढ़ा देती है। अगला कौन सा है, सहचर फसल या फिर कैंपेनियन क्रॉप्स। ये किस प्रकार की होती है, इनमें बिना किसी कंपटीशन के दोनों फसलें साथ साथ में ग्रो कर सकती है। जबकि ये क्या है, गेहूं और जो दोनों क्या है एक तरीके से एक ही कुल की फसल है, एक तरीके से ये दोनों क्या है एक ही कुल की फसल है, इसीलिए ये सहचर फसल नहीं होगी, ये वृद्धिकारक फसल नहीं होगी, ये रक्षक फसल भी नहीं होगी। तो ये कौन सी है, मिश्रित सस्य का उदाहरण है। यहाँ पे सबसे पहले ये किसका उदाहरण है, मिश्रित क्रॉप का उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग इन दोनों को साथ में बोल रहे तो उसको हम लोग ड्रैग्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैग्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है खाद्यान्न फसलों को एक साथ में बो देते हैं, जिससे ये क्या है मृदा की दृष्टि से, मृदा उर्वरता की दृष्टि से भी ये हानिकारक होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही कुल की फसलें हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां लगाना। यानी कि कोई हमारा क्या है, गन्ने का खेत है, उसके चारों ओर हमने क्या लगा दिया, उसके चारों ओर हमने क्या लगा दिया बच्चों, उसके चारों ओर हमने लगाया तो आपके सनई की कुछ पंक्तियां लगाई है हमने, क्या लगाई, सनई की कुछ पंक्तियां लगाई है। तो ये हमारे लिए किस प्रकार का उदाहरण रहने वाला है। ठीक है बच्चों, क्विक फास्ट आप लोग क्या कर सकते हो, गन्ने की फसल लगाई, उसके चारों ओर हमने क्या लगाया, कुछ अन्य फसलों के यानी कि हमने क्या लगा दिया, हमने सनई की कुछ पंक्तियां लगाई, किसकी लगाई, सनई की। तो आप लोगों की ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो देखो हमने यहाँ पे बात की सहचर फसलें की, वृद्धिकारक फसल, रक्षक फसल या फिर मिश्रित फसल, इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा। जबकि मैंने अभी जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे ही आप लोगों को बताया था कि मिक्स्ड क्रॉप किसको बोलते हैं, रक्षक फसल हम लोग किसको बोलते हैं, वृद्धिकारक फसल हम लोग किसको बोलते हैं और सहचर फसल हम लोग किसको बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पूर्णतया ये बात समझाई थी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी अपना आंसर यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर भी आना शुरू हो चुका है कि यदि हम लोग गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल को लगाते हैं तो वह हमारा किस प्रकार का उदाहरण होता है। तो वह हमारा होता है बच्चों
रक्षक फसल का होता है। किस प्रकार का होता है? रक्षक फसल का। क्योंकि जो मुख्य फसल है वो गन्ने की है, चारों ओर हमने क्या लगाया? सनई सनई लगाई है, और सनई में क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो ये क्या बाहरी पशु होते हैं उनके द्वारा जो आघात होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो हमला होता है, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को नुकसान, यानी कि गन्ने की फसल शर्करा वाली फसल है, तो बहुत सारे क्या है, जंगली पशु इसकी ओर अटैक करते हैं, यानी कि जो हमारे आवारा पशु है वो अटैक करते हैं। लेकिन कौन रोक देता है उनको? सनई रोक देती है। क्यों? क्योंकि सनई में कांटे होते हैं, तो कांटों को ये पार करके जा नहीं पाते। इसलिए हमारी कौन सी क्रॉप है? रक्षक फसल है। कौन सी क्रॉप है? हमारी गार्ड क्रॉप है। जबकि मिश्रित फसलों में दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके हम लोग बो देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित फसलें बोलते हैं। यदि वृद्धि कारक की फसलों की बात करें, तो ऑगमेंटिव क्रॉप की, तो ये क्या करती है? एक फसल की उत्पादकता को बढ़ा देती है दूसरी फसल, उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि कारक फसल। यदि हम बात करें सहचर फसलों की, तो दो फसलें साथ साथ में ग्रो करती है, लेकिन आपस में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? गार्ड क्रॉप का ये उदाहरण हो जाएगा कि सोइंग ए फ्यू रोज ऑफ सनहेम्प क्रॉप अराउंड अ शुगर कैन फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल किसका है? आप लोगों के गार्ड क्रॉप का है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो मुख्य फसलों के मध्य के समय में बोई जाने वाली अल्प अवधि वाली फसल को क्या कहेंगे हम लोग? अल्प अवधि वाली फसल की हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम उसे मिश्रित फसल बोलेंगे? क्या हम उसे मोनोकल्चर फसल बोलेंगे? या फिर उसे घटक फसल बोलेंगे? या फिर अंतर्वर्ती फसल बोलेंगे? उसे हम किस नाम से जानेंगे? ये आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? आज का सवाल रहने वाला है बच्चों। जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपना आंसर यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, अपना आंसर यहाँ पे पुट कर सकते हो। सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है कि दो मुख्य फसलों के मध्य बोई जाने वाली ठीक है, दो मुख्य फसलों के मध्य बोई जाने वाली ठीक है, हमारे लिए सवाल क्या था कि दो मुख्य फसलों के मध्य बोई जाने वाली फसल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने बात की कि दो हमारी जो मुख्य फसलें हैं, दो मुख्य फसलों के मध्य वाले समय में बोई जाने वाली अल्प अवधि वाली जो फसल है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सोन इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स इज कॉल्ड। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपके लिए हम उसे किस नाम से जानेंगे, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं मिश्रित फसलों की। क्या हम उसे मिश्रित फसल बोलेंगे? जी नहीं। क्या उसे मोनोकल्चर फसल बोलेंगे? जी नहीं। क्या उसे घटक फसल बोलेंगे? या फिर उसे अंतर्वर्ती फसल बोलेंगे? तो हमारी जो क्या है, दो मुख्य फसलें, यानी कि एक फसल ये रही, एक फसल ये रही। दो मुख्य फसलों के मध्य जो बोई जाने वाली अल्प अवधि वाली जो फसल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम मिक्स्ड क्रॉप नहीं बोलेंगे, मोनोकल्चर नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट क्रॉप नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम इंटर क्रॉप बोलते हैं, अंतर्वर्ती फसल बोलते हैं। तो आप लोगों के डी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो आप लोगों के अगला सवाल है वो क्या रहने वाला है? भू परिष्करण के उद्देश्य है किसके? आप लोगों के जो भू परिष्करण है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, हाँ, भू परिष्करण स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। भू परिष्करण क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, मैं आप लोगों को पुनः ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के अगला टॉपिक है वो कौन सा है? भू परिष्करण। कौन सा है बच्चों? भू परिष्करण। और भू परिष्करण के यहाँ पे क्या पूछा है? भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है? क्या खरपतवार कीट पतंगों को नष्ट करना? क्या मृदा की कठोर परत या सतह को तोड़ना? या फिर मृदा को पलटना व भूमि की आकृति तैयार करना? या फिर उपरोक्त सभी? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज आर। ऑब्जेक्टिव टिलेज के ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों के लिए? ये आप लोगों का क्या है? बिल्कुल सवाल रहने वाला है। जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, अपना जवाब यहाँ पे दे दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो जो आप लोगों के भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? बिल्कुल, हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो जवाब आ रहा है वो डी की ओर आ रहा है कि सर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। बात कर लेंगे। देखें, तो भू परिष्करण का जो मुख्य उद्देश्य है, हाँ, बात करते हैं यहाँ पे भू परिष्करण का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या रहता है। तो देखो,
खरपतवार कीट पतंगों को नष्ट करना, जैसे हम बात करें तो ग्रीष्म काल में हम लोग गहरी जुताई करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आप लोगों की जो कीट है, जो आप लोगों के खेतों में जो कीट पाए जाते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मृदा की कठोर परत को तोड़ना, बिल्कुल हम लोग ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करते हैं, मृदा की कठोर परत को भी तोड़ देते हैं। इसके अलावा मृदा को पलटना, हम लोग जब खेत में टिलेज करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, तो मृदा पलटी भी जाती है, कई बार पलटी जाती है, कई बार नहीं पलटी जाती है। तो बात ये भी सही है कि मृदा को पलटना और भूमि की आकृति तैयार करना, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उपरोक्त तो सभी यानी कि सारी की सारी चीज़ें हैं, ये तीनों ही चीज़ें किस में होती है, आप लोगों के भू परिष्करण में होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, बिल्कुल ही सही रहने वाला है। बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, बिल्कुल बच्चों सही रहने वाला है। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल आपने लोगों के सामने आ चुका है। टिलेज की वह प्रणाली जिसमें टिलेज की संख्या को उसी छत तक कम किया जाता है जिससे कि फसल की न्यूनतम भू परिष्करण आवश्यकताएं पूरी हो जाए तथा उपज में कोई क्षति नहीं हो, उपज में कोई क्षति नहीं हो। यानी कि सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है, ठीक है, टिलेज की वह प्रणाली, टिलेज की वह प्रणाली जिसमें क्या होता है, टिलेज की संख्या को उसी हद तक कम किया जाता है जिसमें कि फसल की न्यूनतम जो भू परिष्करण है उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए तथा उपज में कोई क्षति नहीं आए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वो क्या बोलेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, दैट सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच द नंबर ऑफ टिलेज इज रिड्यूस, यानी कि कुल हमारी जो टिलेज है उनको हम लोग कम करते हैं। जैसे प्राथमिक टिलेज होता है, प्राइमरी टिलेज जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, और इसके अलावा आप लोगों के, ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग बोलते हैं न्यूनतम भू परिष्करण, संरक्षित भू परिष्करण, और आप लोगों के हाँ जीरो टिलेज, क्लीन टिलेज, ये सारे क्या है टिलेज के पागे। तो हम लोगों को क्या करना है, टिलेज को कम करना है, टिलेज को क्या करना है, कम करना है, यानी कि नंबर ऑफ टिलेज है उनको कम करना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ टिलेज को हम लोग कम कर रहे हैं। टिलेज इज रिड्यूस टू सच एन एग्जैक्ट एक्सटेंट दैट द मिनिमम टिलेज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इज फुलफिल्ड एंड देयर इज नो लॉस इन द यील्ड, यानी कि यील्ड में भी हमारी यानी उपज में भी हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई लॉस यानी कि हानि नहीं हो, और हम लोग क्या कर पाए, और हम लोग क्या कर पाए, आप लोगों के जो मिनिमम आप लोगों के टिलेज को भी क्या करना, कम करना, जिससे क्या हो आप लोगों के लिए, जिससे क्या हो आप लोगों के लिए जो ये एक तरीके से बात करें तो आप लोगों की उपज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, तो हम उसे जानते हैं न्यूनतम भू परिष्करण में, न्यूनतम भू परिष्करण में, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम भू परिष्करण बोलते हैं। क्यों कहते हैं उसे हम न्यूनतम भू परिष्करण क्यों कहते हैं, तो बच्चों आप लोगों को जानकर ये भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य तो होने की बात तो नहीं है वैसे कि न्यूनतम भू परिष्करण उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसने यहाँ पे क्या लिखा, क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है, इसने सवाल थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आप लोगों को नहीं घूमना है। इस बात का खास तौर पर आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बच्चों टिलेज की वह प्रणाली जिसमें टिलेज की संख्या को उसी हद तक कम किया जाता है कि जिससे कि फसल की न्यूनतम भू परिष्करण आवश्यकता पूरी हो जाए, यानी कि मिनिमम हम लोगों को क्या है, मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाए, तो ये किस में आएगा, मिनिमम टिलेज में आएगा, न्यूनतम भू परिष्करण में ये चीज़ आने वाली है क्योंकि हमने क्या किया, कुल टिलेज की संख्याओं को कम कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। अब हम मिलेंगे वापस कल वापस इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी चैनल पर अच्छा आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे चैनल पर हो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट क्लास में बने रहते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग क्या करो, इस क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मुकेश कुमावत विदा लेना चाहूँगा, और मिलते हैं कल हम इसी वक्त इसी समय। थैंक यू वेरी मच।